Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform and I hope you are doing well and hopefully आपकी प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी। लेकिन यहाँ पर मैं दो तीन चीजें आपको जो है वो बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी प्रेजेंटेशन के बारे में बताता रहता हूँ, उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए नॉलेज के बारे में बताता रहता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो मैं ओपिनियन की बात करूंगा, देखिए ओपिनियन विदाउट नॉलेज, आप अपनी ओपिनियन एक अच्छी ओपिनियन और मिच्योर और अगर देखा जाए एक प्रैक्टिकल जो हमें देनी चाहिए एग्जाम के अंदर, वो आप नहीं दे पाएंगे अगर आपके पास नॉलेज बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, उसके बाद सुपरफिशियल नॉलेज ना हो, उसके बाद यहां पर जो आपका नॉलेज हो वो पॉलिश्ड हो, देन आप एक अच्छी मिच्योर जो है यहां पर अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, राइटिंग स्किल के अंदर आपने क्या करना है, यहां पर अपनी वोकैब की वेरिएशन लेकर आनी है। ठीक है, बार बार एक वर्ड को यूज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल एस्केलेट हो रहा है ना, वर्ड आप यूज कर रहे हैं, एस्केलेटिंग की जगह आप वेरिएशन लेकर आए, इंक्रीजन लेकर आए, एक्सपेंडिंग कर सकते हैं, डेवलपिंग कर सकते हैं, प्रमोटिंग कर सकते हैं, ठीक है, राइजिंग कर सकते हैं, इस तरह अपनी एक्सेलरेटिंग कर सकते हैं, फॉस्टरिंग कर सकते हैं, उसके बाद बॉल्स्टरिंग कर सकते हैं। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, यहां पर जो है अपनी वोकैब की वेरिएशन लेकर आए, ताकि चेकर को या एग्जामिनर को यह ना पता चले कि बच्चा बार बार क्या कर रहा है, यहां पर रेपिटेशन कर रहा है। तो इससे आप बच जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने आज डान के कंप्लीट एनालिसिस में। यू नो वेरी वेल कि हम डेली बेसिस के ऊपर यहां पर जो आपका डान का होता है कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, जो हमारे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, उसके साथ यहां पर अगर देखा जाए, अब न्यूज़पेपर के डान न्यूज़पेपर में अगर देखा जाए, फ्रंट पेज है हमारा, बैक पेज है, नेशनल पेज है, बिजनेस पेज है, इंटरनेशनल पेज है, ओपिनियंस इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उनको हम डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं उनको हम यहां पर जल्दी पिक नहीं करते, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत ज्यादा एनालिसिस दे चुके होते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर एक चीज को दोबारा पिक करते हैं तो उसका एनालिसिस थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, तो इसमें आपका एक एनालिसिस का जो है वो कह लें कि पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह जो है आपने जो है यहां एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म पर जो है अपना कंप्लीट एनालिसिस जो है यहां पर आप ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज हमारे। सबसे पहले बात करते थे ना हम बाइपोलर है, उसके बाद यूनिपोलर आ गया, उसके बाद मल्टीपोलर, लेकिन अब एक और चीज हमारे सामने निकल कर आई है, नॉन पोलर, है ना। इस चीज को हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे, मल्टीपोलैरिटी को अंडरस्टैंड करेंगे, बाइपोलर को अंडरस्टैंड करेंगे, यूनिपोलैरिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, और ये जो हमारे पास इरा ऑफ नॉन पोलैरिटी है, इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। ये बेसिकली टर्म कब इंट्रोड्यूस करवाई और किसने इंट्रोड्यूस करवाई और कहां पर इंट्रोड्यूस करवाई गई, इसको देखेंगे और इसके एग्जाम्पल के साथ इसको लर्न करेंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास यहां पर रहेगा ढाका दिल्ली रैप्चर, यहां पर इस चीज को देखेंगे। एक बार फिर जो है इनके रिलेशंस क्रैक हुए यहां पर, इसका यहां पर जो हम थोड़ा सा भी आपको पता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो चल रही है बांग्लादेश के अंदर, और मैं बार बार एक बुक को डिस्कस करता हूं, डेमोक्रेसीज हार्टलैंड, कुरैशी साहब की बुक है, जो ये जितने भी साउथ एशिया के अंदर 8 कंट्रीज हैं उनको डिस्कस किया गया है और बताया गया है कि यहां पर जो है हमें एक स्टेट को दूसरी स्टेट को एज ए केस स्टडी लेना चाहिए और उसकी मिस्टेक से क्या करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। तो वो एक बहुत अच्छी बुक है, उससे उसका जो है आपने ओवरव्यू लाजमी ले, ताकि वो एज ए रेफरेंस कोट करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो अभी किसी को इतना पता भी नहीं है उसके बारे में, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स रिसर्च करते हैं उनको पता होगा, लेकिन जो न्यू एस्पिरेंट्स है उनको नहीं पता। और वही जो एक ट्रेंडिंग में बुक्स चल रही हैं, पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड, पाकिस्तान कह लेके बियॉन्ड द क्राइसिस, यही जो चल रही है ना सारे, मलिया लोधी वाली और सर्च फॉर स्टेबिलिटी, और यही सारा फोकस है। लेकिन इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी हैं, ये भी नो डाउट, ये भी बहुत अच्छी बुक्स हैं। मलिया लोधी वाली तो बेस्टेस्ट बुक है अगर आप रेफरेंस देते हैं या एग्जांपल देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास ढाका दिल्ली को रैप्चर को देखेंगे, यहां पर कॉन्ड्रम की बात कर रहे हैं, कन्फ्रेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, टसल की बात करेंगे, ढाका दिल्ली जो टसल चल रही है या टेंशन की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ले ऑफ द लैंड। ले ऑफ द लैंड हम बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कंटेम्परेरी सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान, इस चीज को हमने यहां पर डिस्कस करना है। इसके अंदर 78 इयर्स में जो पाकिस्तान को फ्लोर्स देखना पड़े उस चीज को हम यहां पर डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये पॉइंट्स रहेंगे, ले ऑफ द लैंड। उसके बाद हमारे पास जीबीज लूमिंग चैलेंजेस, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। जब भी हम बात करते थे ना मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की या लोकल कम्युनिटीज की बात करते थे, अंडर डेवलप की बात करते तो हमारे पास एग्जांपल कौन सी आती थी, बलूचिस्तान और केपी के, या हम आ जाके या वेस्ट पंजाब या साउथ पंजाब देते। लेकिन
अब जो बेस्टेस्ट केस स्टडी है वो आपका जीबी है, और जीबी का जो अभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को उधर मिल रही है, एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं, ठीक है, उस चीज को हमने यहां पर अंडरस्टैंड करना और एज ए केस स्टडी जीबी को देना है यहां पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, ये डिबेटेड टॉपिक है अभी। उसके बाद आप बात करेंगे पाकिस्तान और जॉर्डन डिफेंस टाइज, यहां पर बात करेंगे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, रीजनल लेवल एंड ग्लोबल लेवल। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट करंट अफेयर के 10 ग्लोबल मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंट्रीज है, ग्लोबल पावर्स है, उनके साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस है बड़ी डिटेल्स के साथ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ जो है मैंने डिस्कस किया है। और यहां पर पाकिस्तान के रीजनल चेंजिंग जो ऑर्डर है उसको, पाकिस्तान के जो रिलेशंस है वो भी मैंने डिस्कस किया है। यहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है या रीजनल लेवल के ऊपर जो चेंजिंग्स आ रही है, ठीक है, तो ये मैं जो है यहां पर जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दूंगा, लाजमी उसको जो है गो थ्रू करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपावरिंग ग्लोबल साउथ ये भी मैंने कवर किया है। अब यहां पर बात करेंगे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस पाकिस्तान बढ़ा रहा है, सऊदी अरेबिया, चाइना, उसके बाद यूएसए हमें नजर आता है, अभी लीबिया के साथ, उसके बाद हमें यहां पर सेंट्रल एशिया जो अजरबैजान है और तुर्कमानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, यहां पर हमें कासा 1000 प्रोजेक्ट नजर आता है, टापी यहां पर प्रोजेक्ट हमें नजर आता है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए अभी ईरान के साथ रिकैलिब्रेशन, उसके बाद गजा और पैलेस्टाइन और इजराइल के मसले को लेकर पाकिस्तान ने काफी जो है यहां पर हेल्प की। उसके बाद यूएसए के साथ अभी F-16 को जो अपग्रेड करने की बात की गई है और इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो लगी हुई थी, यहां पर डिफेंस सिक्योरिटी ऑफ यूएसए ने यहां पर अलाउ कर दिया है, अप्रूवल दी है कि यहां पर F-16 जो है पाकिस्तान अपग्रेड भी कर सकता है और इसको सेल भी कर सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। उसके बाद इसको बहुत सारी चीजों के साथ रिलेट करेंगे। आसियान डेवलपमेंट बैंक, यहां पर बात करेंगे स्ट्रेंथन आसियान डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान एक बार फिर जो है यहां पर लोन ले रहा है, $730 मिलियन ले रहा, और दो चीजों के ऊपर यहां पर स्पेंड करेगा, एक तो एनर्जी सेक्टर है, सॉरी, दूसरा हमारा स्टेट और इंटरप्राइजेस है। यू नो वेरी वेल कि हमने येस्टरडे डिस्कस किया था, यहां पर पीआईए को जो प्राइवेटाइज कर दिया गया है 135 बिलियन रुपीस में जो है यहां पर उसको 75 शेयर्स जो है वो आरफ हबीब को यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। उसको भी मैंने कल एनालाइज कर दिया है कि वो आईएमएफ का प्रेशर किस तरह था, क्या रोल रहा है, इस चीज को भी हमने यहां पर डिस्कस किया, ठीक है। आज के जो 6 टॉपिक्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने यहां पर अंडरस्टैंड करना है, हमारे पास ये कंप्लीट रहेगा बाइपोलैरिटी, यूनिपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी, लेकिन अब इसको जरा हम यहां पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है, इरा ऑफ नॉन पोलैरिटी, या इरा ऑफ नॉन पोलैरिटी की बात करें, यहां पर जो नॉन पोलैरिटी जो टर्म यूज की गई, यहां पर रिचर्ड हैस ने इसको यूज किया फॉरेन अफेयर्स के आर्टिकल्स में 2008 के अंदर, बेसिकली इसको यहां पर यूज किया गया, रिचर्ड हैस ने इसको यूज किया। अब होता क्या है, सबसे पहले हमारी दुनिया का अगर देखा जाए, कहने के आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, तो यहां पर पूरी दुनिया क्या हुई थी, यहां पर आइडियोलॉजिकल बेस्ड के ऊपर क्या हुई थी, 2 ब्लॉक्स में यहां पर डिवाइड होगी, तो यहां पर क्या बन गया था, बाइपोलर बन गया था, एक तरफ आपका कैपिटलिज्म था, एक तरफ आपका कम्युनिज्म था। इसके अंदर पूरा कोल्ड वार का इरा भी रहा, ठीक है, वियतनाम के अंदर, कोरिया के अंदर वॉर लगी रही, इराक के अंदर लगी रही, ठीक है। तो इस तरह अगर देखा जाए तो हमें यहां पर कॉन्फ्लिक्ट और वॉर होते हुए, क्यूबा का जो आपको क्यूबा मिसाइल 1962 के अंदर, इस तरह पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में वॉर लगी रही, इस तरह चाइना और इंडिया के दरमियान में वॉर लगी रही, ठीक है। तो ये हमें चीजें यहां पर देखने को मिली। उसके बाद क्या होता है कि यहां पर 99 के अंदर क्या होता है, 1991 के अंदर क्या होता है, यूएसएसआर ब्रेक होता है, यहां पर फिर रशिया आ जाता है, तो एकदम से जो फिर यहां पर चेंजिंग आती है, यहां पर जो यूनिपोलैरिटी आ जाती है, पूरा जो होल्ड होता है वो यूएसए के पास चले जाता है। अभी फिर रिसेंटली क्या हुआ, जब ब्रिक्स आई, उसके बाद एससीओ आया, तो यहां पर क्या हुआ कि जो मल्टीपोलैरिटी यहां पर जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई, ठीक है। अब हो क्या रहा है, रीजनलाइजेशन तो है ही है, नजर आ रही है कि रीजनलाइजेशन बढ़ती जा रही है, मल्टीपोलैरिटी हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये जो न्यू इरा ऑफ नॉन पोलैरिटी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, जब आपको पता है कि नॉन पोलैरिटी हमें उस वक्त देखने को मिलती है जब यहां पर ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया साइन किया गया था 1648 के अंदर, है ना, 1648 के अंदर इसको साइन किया गया। उसके बाद हमें यहां पर रोमन अंपायर डिक्लाइन होते हुए नजर आए, स्पेन हमें यहां पर डिक्लाइन होते हुए नजर आया, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड उस वक्त पूरा जो है दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर लड़ने में मसरूफ था। इस वक्त बात की जाए तो डच यहां पर जो उनके पास मिलिट्री डोमिनेंस हमें देखने को नहीं मिली। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसके मुकाबले फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमें देखने को मिली। तो ये इरा जो रहा यहां पर नॉन पोलैरिटी का
का हमें देखने को मिला। तो ये सारा जो है रहा वो उस वक्त था। लेकिन अब ये नॉन पोलैरिटी है क्या, पहले इसको हमने अंडरस्टैंड करना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक साइंटिफिक टर्म के साथ जो है इसको रिलेट किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है यहां पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन केमिस्ट्री मॉलिक्यूल्स बिकम नॉन पोलर्स व्हेन एटम्स शेयर सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। होता है क्या है कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें देखने को मिलती है तो उनके अंदर इतनी पावर होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जबकि दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहां पर इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी उसकी तरफ वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, है ना। इसी तरह आज दुनिया के अंदर एक एट द सेम टाइम एक स्टेट कह ले के जितनी भी ग्लोबल पावर है, 2 है या 3 है, उनके साथ एट द सेम टाइम अपने रिलेशन कायम रख रहा है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को देखा जाए, यूएसए का साथ एट द सेम टाइम रिलेशन है, क्योंकि आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से हमें जो है यहाँ पर बेल आउट प्रोग्राम मिलता है, आईएमएफ से, ठीक है, 25 हमें मिल रहा है। चाइना के समय हमारा सीपैक का जो प्रोजेक्ट चल रहा है। इस तरह यूरोपीय यूनियन के साथ पाकिस्तान का रिलेशन, जीएसपी का स्टेटस। उसके बाद अगर रशिया की बात की जाए तो अभी जो है यहाँ पर मैंने रिसेंटली डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो है वो रशिया के साथ भी जो है वो एंगेजमेंट बढ़ रही है पाकिस्तान के, ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया ही यहाँ पर एंगेजमेंट बढ़ा रही है अपने यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर हो चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर हो, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का एट द सेम टाइम सेंट्रल एशिया के साथ रिलेशंस, सऊदी अरेबिया के साथ आप देखें, उसके बाद यहाँ पर बांग्लादेश के साथ, ईरान के अंदर साथ, लीबिया के साथ आप रिलेशंस देखें, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेट जो होती है वो कह लें कि जितने भी यहाँ पर ग्लोबल पावर्स हैं, एक के साथ कह लें कि मिलिट्री हमारे इंटरेस्ट नजर आएंगे, एक के साथ हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट नजर आते हैं, ठीक है, एक के साथ हमारे ट्रेड इंटरेस्ट नजर आएंगे, है ना, एक के साथ हमारी जो जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट वो हमें यहाँ पर नजर आती। इस वे से इसको नॉन पोलर बोला जाता है कि स्टेट जिसके पास ज्यादा ताकत होगी उसी की तरफ क्या करेंगी, स्टेट जो है अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, स्टेट्स, अब ये एग्जांपल समझ आ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरिंग नो नेगेटिव चार्ज। अब इसके अंदर क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं होते, तो वो किसी की तरफ भी माइल होते हुए नजर आते हैं। सिमिलरली इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस, स्टेट्स पोजेस देयर ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द एबिलिटी टू अट्रैक्ट अदर्स। अब यहां पर आपको पता है दुनिया के अंदर चाइना भी यहां पर डेवलप हो रहा है, ब्राजील हमें देखने को मिल रहा है, इंडिया देखने को मिल रहा है, रशिया देखने को मिल रहा है। अब यूएसए के कंपेटिटर्स अगर देखा जाए तो मार्केट्स के अगर रीजनल लेवल के ऊपर और ग्लोबल लेवल के ऊपर बढ़ते नजर आते हैं। तो अब दुनिया क्या कर रही है, यहां पर इनके साथ भी अपने ताल्लुकात को बढ़ा रही है। फॉर एग्जाम्पल अब हो क्या रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, दिल्ली और वाशिंगटन के अभी आप रिसेंटली रिलेशन देखें तो बहुत ज्यादा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, अभी दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, ठीक है, और किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू टैरिफ वॉर, है ना। अब वाशिंगटन ने क्या किया, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाए 25%, फिर देन उनको इनहेंस करके इंक्रीज करके कितना कर दिया, 50%। तो अब इंडिया की पॉलिसी एकदम से चेंज हुई, किसकी तरफ शिफ्ट हुआ, यहां पर रशिया की तरफ उसने अपनी पॉलिसी चेंज की। उसको पता है अब रशिया से मुझे सस्ता ऑयल मिल रहा है, तो उसने परचेज किया था। और अभी रिसेंटली 2 डे विजिट व्लादिमीर पुतिन ने जो अभी विजिट किया, प्रेसिडेंट है जो यहां पर इंडिया के अंदर, तो यहां पर जो यूएस, यहां पर रशिया और इंडिया की रिकैलिब्रेशन हुई। तो अब जिसके पास मिलिट्री ताकत, इकोनॉमिक ताकत देखा जाए, जिसके पास पॉलिटिक्स अगर जिसके ज्यादा स्ट्रांग होगी तो वो उसकी तरफ माइल करेगा, ठीक है। सबसे पहले थ्रू वेल्थ, जिसके पास वेल्थ सबसे ज्यादा, मिलिट्री स्ट्रेंथ होगी, टेक्नोलॉजी होगी, रिसोर्सेज हो गए और लीडरशिप होगी, जिसके पास ये स्टेट के पास ज्यादा होंगे उसकी तरफ जो है वो छोटे जो स्मॉल स्टेट्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हुए हमें नजर आते हैं। आप समझ आ रही कि नॉन पोलैरिटी वाला एरिया चल रहा है। अब मल्टीपोलैरिटी के साथ अगर आप नॉन पोलैरिटी देखें, अभी तक एस्पिरेंट्स ने क्या हुआ है, मल्टीपोलैरिटी को रट्टा मारा हुआ है कि अभी तो मल्टीपोलर जो है चल रहा है, मल्टीलैटरलिज्म चल रहा है, मल्टीलैटरल सिस्टम चल रहा है। नहीं भाई, आप जो है आपका नॉन पोलैरिटी हमें देखने को इधर मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपने बी केयरफुल रहना, इस चीज को आपने यहां पर कवर करना, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अभी मैंने बात कर ली पीछे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बाइपोलैरिटी की बात करते हैं। यहां पर देखा जाए हमारे पास, ठीक है, बाइपोलैरिटी में क्या था, कोल्ड वार का एरा चला पूरा, मैंने पहले बताया यहां पर, ठीक है। ग्लोबल सुपरपावर 2 हिस्सों में ब्लॉक में डिवाइड होगी। उसके बाद आपका यूनिपोलर हुआ है तो कोलैप्स इन कह ले के यहां पर 1990s के अंदर। उसके बाद आपका मल्टीपोलैरिटी आ गया। अब क्या हुआ यहां पर, नॉन पोलैरिटी, डिफ्यूजन ऑफ एलिगेंस, उसके बाद with states engaging multi power
यहाँ पर सेंटर। अब एक ही स्टेट जो है वो मल्टी पावर ग्लोबल पावर्स के साथ सेम द टाइम रिलेशन रख रही है, लेकिन बाइपोलर में क्या था, स्टेट्स को एक तरफ ज्वाइन करना पड़ता था और पाकिस्तान ने सीटों और सीटों को ज्वाइन किया तो यूएसए के ब्लॉक में चला गया। ठीक है, तो हमें ये चीजें यहां पर, उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो आता है, सोशलिज्म हमें देखने को मिलता है यहां पर। ठीक है, उसके बाद स्टील मिल आती है रशिया की तरफ से यहां पर पाकिस्तान के अंदर, तो ये चीजें हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो अभी हमें जो टोटली ईरा जो नजर आ रहा है वो नॉन पोलैरिटी हमें देखने को इधर मिल रही है। ठीक है, आई होप कि आपने यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हमारे पास रहेंगे ढाका और दिल्ली रैप्चर, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करना है। देखें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जब से कह लें कि यहां पर 1971 के अंदर वॉर हुई, बांग्लादेश का आपका आजाद हुआ, तो उस वक्त अगर देखा जाए इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा। हम इसके कह लें कि फॉल ऑफ ढाका या इसके वो पूरी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम जस्ट इसको पिक कर रहे हैं, अपना बैकग्राउंड पिक कर रहे हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहां पर जो है फिर इसके इंडिया के साथ इसके रिलेशंस हमें देखने को मिले। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि यहां पर शेख हसीना वाजिद की यहां पर गवर्नमेंट आती है, प्राइम मिनिस्टर बनती है। वो 15 ईयर्स तक जो है वो कह ले कि इंडिया के साथ दिल्ली और यहां पर ढाका के रिलेशंस यहां पर हमें बहुत ज्यादा कोर्डियल नजर आए। लेकिन यहां पर 2024 के अंदर क्या हुआ, जैनजी रिवोल्ट आता है ड्यू टू निपोटिज्म, फेवरेटिज्म, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से, कोटा सिस्टम की वजह से, गवर्नेंस फेलियर की वजह से, गवर्नेंस वीकनेसेस की वजह से हमें देखने को मिलता है। तो इसकी बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें बढ़ता हुआ नजर आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जैनजी रिवोल्ट आता है और यहां पर शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया जाता है। और अभी जो है यहां पर इन टर्म गवर्नमेंट चल रही है जिसको डील कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल प्राइज है होल्डर है। ठीक है, अब बात यहां पर की जाती है, अभी आपको पता है कि नेक्स्ट जो है यहां पर फेब के अंदर जो बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के अंदर हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नेंस फेलियर, यहां पर प्रोटेस्टर्स होते हुए नजर आते हैं। अब यहां पर अभी एक जो है वो 30+ ईयर जो है वो कह ले के इलेक्शन भी लड़ने वाले थे, उस्मान हादी, तो उनको यहां पर जो है वो कह ले के उनका मर्डर किया गया, वो फिर हांगकांग के अंदर रहे उनके अंदर, लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। तो अब यहां पर बात की जा रही, तो यहां पर जो है वो बात की जा रही है कि यहां पर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, दोनों एम्बेसीज के ऊपर अटैक किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं सामने जाकर। ठीक है, तो यहां पर जो ढाका और दिल्ली का एकदम से रैप्चर स्टार्ट हुआ, ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ था यहां पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में। ठीक है, अब हुआ क्या कि अब जब यहां पर इन टाइम गवर्नमेंट आती है तो मोहम्मद यूनुस क्या करते हैं, पाकिस्तान के साथ रिकैलिब्रेशन होती है। इस तरह पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का ट्रायंगल बन जाता है इंडिया के अराउंड। ठीक है, यहां पर पाकिस्तान रहेगा, चाइना और यहां पर बांग्लादेश और ये सारा आपका इंडिया, तो इस तरह हमें यहां पर ट्रायंगल देखने को मिला यहां पर। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए डिप्लोमेटिक फॉल आउट की बात की जाए। ठीक है, द मर्डर ऑफ बांग्लादेशी स्टूडेंट लीडर शरीफ उस्मान हादी स्पार्क्ड एक्यूजेशन ऑफ इंडियन इन्वॉल्वमेंट लीडिंग टू अटैक्स बांग्लादेशी डिप्लोमेटिक मिशंस इन इंडिया बाय एक्सट्रीमिस्ट मॉब्स एंड रेसिप्रोकल डिप्लोमेटिक समन्स। अब यहां पर देखा जाए तो दोनों एम्बेसीज के जो है ना वो इंडिया के और उधर बांग्लादेश के ऊपर क्या किया, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसके ऊपर अटैक किया जा रहा है। उसके बाद शिफ्टिंग और जो उस्मान हादी की जो डेथ हुई है उसके पीछे भी रीजन बताइए। शिफ्टिंग एलिगेंस की बात की जाए, एंटी इंडिया सेंटीमेंट इन बांग्लादेश हैज इंटेंसिफाइड फॉलोइंग द आउस्टिंग ऑफ शेख हसीना, जो गवर्नमेंट यहां पर टॉपल की गई। अब हो क्या रहा है यहां पर, देखो मैंने पहले यहां पर बात की थी डेमोक्रेसीज हार्टलैंड बुक की बात की थी, कुरैशी साहब ने इस बुक को लिखा है। ये पूरी साउथ एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज है, 8 कंट्रीज है, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है और कहा गया है कि एक स्टेट को दूसरी स्टेट से लर्न करना चाहिए, एज ए केस स्टडी लेना चाहिए, मिस्टेक्स को जो है यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहिए। तो हो क्या रहा है, लेकिन रिपीट तो दोबारा हो, रेपिटेशन तो हो रही है ना, कोई दूसरे स्टेट से केस स्टडी उसको नहीं ले रहा, वही जो वो सेम चीजें जो है रिपीट हो रही है। तो अब अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर भी हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिली है, गवर्नेंस फेलियर हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिली, निपोटिज्म, फेवरेटिज्म देखने को मिला हमें यहाँ पर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर देखने को मिला। तो एट द सेम टाइम अगर बात करें हमारे पाकिस्तान की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर देखें कितना 7.1 यहाँ पर जो है वो परसेंट चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर पॉपुलेशन की बात की जाए यूथ की, 60 to 65% जो है यहाँ पर इंक्लूड होता है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर डेमोग्राफिक डिवाइडेंस पाकिस्तान के अंदर नजर आता है हमें। बट डेमोग्राफिक डिवाइडेंस का मकसद होता है कि जब वर्किंग एज होती है ना, जो वो लोगों की बढ़ जाए और उसका इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कोई रोल होता है। ठीक है, और डिपेंडेंसी वाला जो है वो कह ले के डिपेंडेंसी जो है वो कम नजर आते हैं, यहाँ पर डिपेंडेंट लोग जो है कम नजर आते हैं। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ पर नॉन पोलर की बात का इंप्लीकेशंस, दिस टर्बुलेंस एग्जाम्पलीफाइड नॉन पोलैरिटी वेयर
ट्रेडिशनल अलाइनमेंट्स कैन चैलेंज एंड स्टेट्स इंस्टेड ऑफ अलाइनिंग विद सिंगल हेजमन। अब यहां पर अगर देखा जाए ना प्रीवियस ईयर में, तो इंडिया का हेजिमोनिक बिहेवियर हमें यहां पर बांग्लादेश के ऊपर होते हुए नजर आता है। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि शेख हसीना वाजिद को यहां पर डेथ सेंटेंस सुनाई गई। ठीक है, लेकिन वो अभी तक क्या है, यहां पर एग्जाइल है, इंडिया के अंदर है, तो वो अभी वापस नहीं गए। तो यहां पर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनको वापस लेकर आया जाए और यहां पर जो है उनको हैंग किया जाए। लेकिन अब यहां पर जो है इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होते हुए नजर आते हैं, तो अब यहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। तो अब ये चीजें जो है यहां पर बार बार जो है एनालिसिस आता रहेगा, और उसके साथ साथ हम चीजों को यहां पर डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो ढाका और दिल्ली का रैप्चर यहां पर चल रहा है, और यहां पर इंडिया का यहां पर डिक्लाइन नजर आ रहा है हेजेमोनिक बिहेवियर का। ठीक है, अब बात करते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट है ले ऑफ द लैंड, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी बात की जाए तो यहां पर 78 ईयर्स जो है वो पाकिस्तान को हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शन को अगर लेकर बात की जाए, देखिए पहले तो आपके 23 ईयर्स तक आपके इलेक्शन ही नहीं हुए, जनरल इलेक्शन जो आपके 1970s के अंदर हुए। ठीक है, अब इसके अंदर दोबारा इलेक्शंस की बात की जाए तो दोबारा फिर क्या होता है, यहां पर मिलिट्री रूल आता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, इलेक्शन फिर यहां पर 2 साल 3 साल के बाद फिर इलेक्शन दोबारा होते हुए नजर आता है। फिर यहां पर जो नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन का यहां पर जो है फिर यहां पर कह ले कि गवर्नमेंट आ जाती है, रूल आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है यहां पर हमें देखने को मिलता है चार्टर और डेमोक्रेसी को साइन किया जाता है। तो हमें ओवरऑल देखने को मिलता है, तो यहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ कि यहां पर ये देखें, ये पूरा हिस्टोरिकल जो है ना ओवरव्यू है इसका। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपका 9 ईयर डिले हुआ, उसके बाद आपका जो है यहां पर कह ले कि फिर 1956 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया, फिर आपका 1962 के अंदर करवाया गया, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया, एब्रोगेट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहां पर 1973 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। ठीक है, 1973 का, फिर उसको क्या किया, एक बार जो जियाउल हक साहब ने इसको सस्पेंड किया, 2 बार जो है इसको जनरल मुशर्रफ परवेज ने जो इसको सस्पेंड किया। तो यहां पर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देखने को बहुत ज्यादा मिलता है, मार्शल लॉज पाकिस्तान के अंदर लगाए गए। ठीक है, तो इस वजह से अगर देखा जाए, देखिए चैलेंजेस देखकर कितना मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर बात करते हैं मिलिट्री रूल की। अगर बात करें तो पहले जियाउल हक, पहले अयूब खान आता है, फिर यहां पर क्या होता है, फिर हमें जियाउल हक साहब नजर आता है, फिर यहां पर मुशर्रफ साहब हमें नजर आते हैं। तो 30 इयर्स ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो रूल हमें यहां पर मिलिट्री रूल हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर एक हाइब्रिड सिस्टम जो है ना, हाइब्रिड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान हमें नजर आते हैं, और एक हाइब्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सेटअप जो है हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जहां पे नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस का यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहां पर बात की जाए तो आपके जो जितने भी सिविल गवर्नमेंट है वो भी हमें देखने को एट द सेम टाइम मिल रही है। अब बात कर रहे हैं यहां पर, अभी समझ आ रही होगी आई थिंक है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की जाए तो दोबारा यहां पर जो है कह ले के सिविल मिलिट्री रिलेशंस में यहां पर देखने को कन्फ्रंट्रेशन भी होते हुए नजर आती है। फिर इनके दरमियान में दोबारा री अप्रोचमेंट, री एंगेजमेंट की भी हमें होती हुई नजर आती है यहां पर। ठीक है, अब देखें परसिस्टेंट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप एंड इंटेंस सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हमें भी यहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पर देखें, अब यहां पर प्रॉपर जो प्राइम मिनिस्टर से काम किया गया, फिर वो कब किया गया, यहां पर जब 1973 का यहां पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन होता क्या, अब एक और बात भी यहां पर, अब बात करते हैं असैसिनेशन ऑफ लीडरशिप। सबसे पहले देखें 1951 के अंदर, 1951 के अंदर यहां पर लियाकत अली खान को यहां पर असैसिनेट किया गया। फिर उसके बाद यहां पर जो है वो जुल्फकार अली भुट्टो को यहां पर हैंग किया गया। जियाउल हक का केस आपके सामने है। फिर यहां पर जो है बेनजीर भुट्टो को यहां पर असैसिनेट किया गया। फिर यहां पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बारी आती तो उनको अभी जेल हुई है। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें कि पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है यहां पर जो है वो कह ले कि किस तरह चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, एक चीज तो हमें यहां पर यह देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक यहां पर बात की जाए, हार्डशिप की बात की जाए, अभी रिसेंटली 2022 के अंदर, 2023 के अंदर अगर बात की जाए जीडीपी की, तो आपका माइनस में चला गया था। आपका 0.22 यहां पर जीडीपी ग्रोथ हमें देखने को मिला था, इतना लोएस्ट हमें यहां पर डिक्लाइन होते हुए नजर आया था यहां पर। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस की बात की जाए तो सर्कुलर डेट, पब्लिक डेट, बूम बस्ट साइकिल, उसके बाद यहां पर विशीसे साइकिल और आईएमएफ। ठीक है, ये हमें यहां पर नजर आता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तबाही जो हमें नजर आते हैं यहां पर 2025 हमें यहां पर गुजरते हुए जो नजर आ रहा है, उसके अंदर क्या क्या यहां पर एनर्जी सेक्टर के अंदर देखें कितनी यहां पर हमें जो डैमेजेस होते हुए नजर आए। ठीक है, कितनी लोड शेडिंग हमें यहां पर देखने को मिली। इसके साथ साथ एक और चीजें यहां पर बात करेंगे। अब सोशल एंड गवर्नेंस की बात की जाए, पॉपुलेशन की बात करते हैं। सबसे पहले सोशल, पहले जब पाकिस्तान
आजाद हुआ था तो हमें 33 मिलियन यहाँ पर लोग मिले थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर 241 मिलियन जो है लोग हो चुके हैं। लेकिन करंट अगर बात की जाए तो 250 मिलियन जो है लोग हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू डिजिटल सेंसस 2023 की अगर बात की जाए तो हमें यहाँ पर जो है वो कह ले पॉपुलेशन 241 मिलियन यहाँ पर जो पॉपुलेशन मिलती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है वो सबसे बड़ी जो तादाद हमें नजर आती है यूथ जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर आती है। यूथ बल्ज हमें देखने को मिलता है जो 60 to 65% जो है वो पॉपुलेशन का यहाँ पर क्या करता है, शेयर करता है। और ये एक डेमोग्राफिक डिवाइडेंस है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस चीज से फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, एक चीज तो ये है। दूसरा यहाँ पर हमें वुमेन इंपावरमेंट देखने को नहीं मिलती, जेंडर इनक्वलिटी। यहाँ पर अगर देखें 6 लाख नेचुरल डिजास्टर आया जब यहाँ पर 2022 के अंदर 6 लाख कह लेके 6 लाख वुमेन जो यहाँ पर प्रेग्नेंट थी उनको यहाँ पर जो है हेल्थ केयर फैसिलिटीज के चैलेंजेस फेस करना पड़े थे। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक फिगर है। उसके बाद यहाँ पर अगर और चीजें देखी जाए, हैरेसमेंट्स वगैरह ये चीजें देखा जाए बहुत ज्यादा नजर आता है। वुमेन इंपावरमेंट की बात की जाए, वुमेन एजुकेशन अगर लिटरेसी रेट बात की जाए तो 51% हमें यहाँ पर नजर आता है। 51%। अगर यहाँ पर मैन की बात की जाए तो यहाँ पर हमें कितना नजर आता है, यहाँ पर 68% आता है। ओवरऑल अगर बात की जाए एजुकेशन की 60% हमें यहाँ पर लिटरेसी रेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो है कि सोशल गवर्नेंस की बात की जाए तो यहाँ पर बार बार देखें हुआ क्या, यहाँ पर 13 अमेंडमेंट आई, फिर 18 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया, पार्लियामेंटरी सिस्टम को लेकर आया गया। फिर उसके अंदर क्या हुआ, मजीद जो है आगे फर्दर जो है इसके अंदर क्या किया गया, यहाँ पर अमेंडमेंट्स की गई। अभी आपको पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 26th अमेंडमेंट एंड 27th अमेंडमेंट, जिसके अंदर क्या किया गया, यहाँ पर जुडिशरी का जो है यहाँ पर रिस्ट्रक्चर किया गया जुडिशरी को। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कह ले के नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की पावर को इनहेंस किया गया। पार्लियामेंट हमें यहाँ पर सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर नजर आती है या सुपरमेसी ऑफ एग्जेक्टिव यहाँ पर हमें नजर आती है। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ पर 27th अमेंडमेंट बनाई गई। फिर यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स बनाई गई। तो हमें यह गवर्नेंस फेलियर यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक ओवरव्यू था ले ऑफ द लैंड, पूरा जो 25 जो आपका एंड हो रहा है यहाँ पर, तो ये पूरा यहाँ पर जो है समराइज कर दिया इस चीजों को, सारी जितनी भी हमने यहाँ पर एनालाइज किया या डिस्कस की है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास रहेगा जीबी। देखिए मैं बात करता हूं यहाँ पर, सबसे पहले हम क्या करते थे, यहाँ पर जो पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल देते थे वो हमारे पास क्या एग्जाम्पल होती थी, हम देते थे बलूचिस्तान और क्या करते थे केपी के। लेकिन यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो चैलेंजेस हमें देखने को मिले उस चीज को यहाँ पर देखें, रीजन एट द क्रॉस रोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हो सकता है वो डिबेट पूछ सके, आप पूछ ले, यहाँ पर करंट अफेयर में पूछ सकता है या पाकिस्तान अफेयर में न्यू प्रोविंसेस के साथ रिलेट करते हुए भी वो पूछ सकता है। यहाँ पर जीबी का केस स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी इसका पूरा जो एनालाइज कर चुका हूं। देखिए जीबी क्या का फेसेस कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल चैलेंजेस में जो है यहाँ पर ट्रैप हुआ पड़ा है। सबसे पहले पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और उसके बाद एनवायरमेंटल चैलेंजेस में जो है ट्रैप हुआ पड़ा है जो जीबी है। ठीक है, एक्सरबेटेड बाय डेकेड्स ऑफ फेडरल ओवरसाइट एंड फ्रेजाइल इकोसिस्टम। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। अब होता क्या है कि नो डाउट असेंबली है उनकी अपनी, लेकिन उनको फिर भी यहाँ पर सेंटर की तरफ देखना पड़ता है, फेडरल की तरफ यहाँ पर देखना पड़ता है। जो भी डिसीजन मेकिंग होनी है वो सेंटर में होनी है यहाँ पर, और उसके बाद जो है आगे जो है वो पावर जो है वो दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर नो डाउट जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर जीतेगी वहां पर भी फिर वही जो है वो वहां पर जो है रन करेगी, वही इलेक्शन जीतेगी। ठीक है, उसको फिर इंपावर किया जाएगा। ठीक है, अब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेंगे, हम जस्ट पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप कमिंग इलेक्शंस, अभी आपको पता है वहां पर इलेक्शंस आने वाले हैं, बात की जा रही है लोकल बॉडीज इलेक्शंस की बात की जा रही है, लेकिन यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद प्रोटेस्टर्स हो रहा है, और अगर पूरी डिसीजन मेकिंग अगर देखी जाए तो वो सारी किसके पास हमें नजर आती है, सेंटर के पास नजर आती है, फेडरल लेवल के ऊपर नजर आती है, और वही यहां पर जो डिसीजन मेकिंग होती है वो फिर अप्लाई की जाती है जीबी के अंदर। तो हमें यहां पर देखा जाए पॉलिटिकल और गवर्नेंस इंस्टेबिलिटी जीबी के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि उनको किसकी तरफ देखना पड़ता है, सेंटर या
फेडरल की तरफ देखना पड़ता है। सोशो इकोनॉमिक निगलेक्ट की बात की जाए, आज भी सिटीजन्स है वो जो मल्टीफेरियस चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ रहा है। एक तो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके बाद यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें देखने को मिल रहा है, इकोनॉमी जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको लेकर जो इकोनॉमी जनरेट होती है तो वो भी यहाँ पर सेंटर के अंदर ही आएगी। तो इस तरह अगर देखा जाए तो काफी उनको जो है यहाँ पर चैलेंजेस, इकोनॉमिक चैलेंजेस जो है फेस करना पड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोटेस्ट्स भी किए गए जीबी के अंदर। ठीक है, यह भी चीज हमें नजर आती है। उसके बाद एनवायरमेंटल फ्रेजिलिटी की बात की जाए, आपको पता है नेचुरल डिजास्टर जो है पाकिस्तान को हर साल जो है वो बहुत सारे बहुत सारा डैमेज करता है, डिलापिडेट करता है। होता है क्या है कि यहाँ पर जो है नेचुरल डिजास्टर में सबसे जो बड़ी चीज है, यहाँ पर जो आपके ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते हैं, फिर यहाँ पर फ्लड्स आते हैं, जिसकी वजह से जो बहुत सारा यहाँ पर नुकसान होता हुआ हमें नजर आता है। ठीक है, अब बात की जाए कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी, देखें यहाँ पर जो है कह ले के जीबी के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसको किसको फॉलो करना पड़ेगा? पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा, सेंटर को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। जितनी भी डिसीजन मेकिंग है या जितने भी है किसको फॉलो करना पड़ेगा? फेडरल लेवल के ऊपर, जितने फेडरल है उसको यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि जीबी एज ए केस स्टडी हमें यहाँ पर लर्न करना पड़ेगा कि अभी वहां पर जो है बहुत सारे चैलेंजेस जो है फेस किए जा रहे हैं, और ये पॉलिटिकल गवर्नेंस इंस्टेबिलिटी, सोशो इकोनॉमिक निग्लेक्ट, एनवायरमेंटल यहाँ पर हमें जो फ्रेजिलिटी नजर आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्युइटी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं पाकिस्तान और जॉर्डन। यहां पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी यहां पर हमें चेंज होते हुए नजर आई है, जियो पॉलिटिक्स से जियो इकोनॉमी की तरफ हमें यहां पर शिफ्टिंग होते हुए नजर आई है। तो अब इसमें से हुआ क्या है कि पाकिस्तान, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यहां पर जो पाकिस्तान और जॉर्डन के दरमियान में जो डिफेंस टाई यहां पर हमें देखने को मिला है। लेकिन इससे पहले जो लीबिया के अंदर जो है हमारे फील्ड मार्शल जो है आसिफ मुनीर साहब, उन्होंने अभी रिसेंटली विजिट किया है, और दोनों कंट्रीज के दरमियान में, लीबिया और पाकिस्तान के दरमियान में यहां पर डिफेंस पैक्ट हुआ है। इससे पहले अगर रीजनल लेवल के ऊपर बात की जाए तो हमें नजर आता है कि पाकिस्तान ने क्या किया, एज ए जो है यहां पर हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है नजर आता है पाकिस्तान उभरता हुआ। यूएसए के साथ देख लें किस तरह F-16 की इजाजत मिली, अप्रूवल मिली। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो डिफेंस पैकेट सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया गया, चाइना के साथ देख लें, बांग्लादेश के साथ देख लें, अजरबैजान के साथ देख लें, सेंट्रल एशिया की बात कर रहा हूं, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसके बाद अगर बात की जाए तो अभी सेंट्रल मिडिल ईस्ट की बात की जाए, इराक के अंदर अभी प्रेसिडेंट जो आसिफ अली जरदारी जो उधर गए हैं, विजिट किया, और दोनों कंट्रीज के दरमियान में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को इधर मिलती है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर भी पाकिस्तान का इंफ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, जब से यहां पर अगर देखा जाए पाकिस्तान ने जो यूएसए के साथ मिलकर जो है यहां पर नो डाउट दूसरे भी कंट्रीज हमें नजर आते हैं, कतर है, टर्की है, ठीक है, ये भी नजर आते हैं, इजिप्ट है आपका, तो यहां पर सीज फायर करवाई यहां पर गजा और यहां पर इजराइल के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर अगर देखा जाए अभी जो है यहां पर जो सिविल सिक्योरिटी के जो सीनियर सेक्रेटरी है ईरान के, उन्होंने पाकिस्तान विजिट किया इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद और तेहरान के हमें यहां पर री अप्रोचमेंट और रिकैलिब्रेशन की यहां पर हमें देखने को मिली। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए तो अभी क्या हो रहा है कि यहां पर पाकिस्तान और डिफेंस जो जॉर्डन के दरमियान में डिफेंस पैकेट जो है यहां पर साइन हो रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। फील्ड मार्शल जो है यहां पर हमें नजर आते हैं। उसके बाद यहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है यहां पर जो उनके हैं जॉर्डन के, उनके दरमियान में यहां पर डिफेंस टाई की बात हुई, स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स की बात हुई, और यहां पर जो जनरल हैं वो जनरल यूसुफ मोहम्मद अल हुनैती है। ठीक है, क्या नाम है? जनरल यूसुफ अहमद है। ठीक है, उनके दरमियान में और आसिफ मुनीर के दरमियान में, दोनों के दरमियान में यहां पर होती है। शेयर्ड विजन की बात की जाए तो यहां पर जो है वो काफी जो है यहां पर जो मेजर साहब है मोहम्मद जो है यहां पर यूसुफ, उन्होंने जो है यहां पर काफी जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी को यहां पर सराहा है। जिस तरह पाकिस्तान ने यहां पर रोल प्ले किया है मिडिल ईस्ट के अंदर, तो काफी पाकिस्तान को सराहा गया है। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहां पर डिफेंस टाइज हमें यहां पर देखने को मिला है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है हमारा एज ए केस स्टडी जो है यहां पर देने के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे यहां पर, अभी आपको पता है कि जो हमने पीआईए जो प्राइवेटाइजेशन हुई उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया कि 135 बिलियन रुपए में इसके 75 शेयर्स को सेल आउट किया गया। ठीक है, लेकिन अब हो क्या रहा है कि आसियान डेवलपमेंट बैंक से पाकिस्तान ने जो है यहां पर कह ले के 730 मिलियन जो है यहां पर मिले हैं, यूरो की बात की जाए यहां पर मिले हैं, पाकिस्तान को मिलने हैं, और वो क्या किया जाएगा बेसिकली यहां पर उनको जो है यहां पर कह लें कि जो एक तो एनर्जी सेक्टर है, पावर ट्रांसमिशन की बात की जा रही है जो 2300 मेगावाट है। ठीक है, हमें नजर आ रहा है। उसके बाद हमें यहां पर जो है वो
जो है एससीओ सॉरी एसओई जो स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस एक्ट एंड पॉलिसी 2023, उसको बेसिकली यहाँ पर एक तो हाईवे अथॉरिटी को इंपावर करना है, ठीक है, यहाँ पर नेशनल हाईवे को जो है इंप्रूव करना है। उसके बाद यहाँ पर पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर जो है क्या करना है, बूस्ट अप करना है। तो यहाँ पर 730 मिलियन नजर आते हैं, जिसमें से अगर बात की जाए तो 400 मिलियन तो ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर जो है जाएंगे, और जो 330 मिलियन जो हमें नजर आते हैं वो इधर नजर आते हैं। तो अगर देखा जाए तो दोनों के एनर्जी सेक्टर दोनों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान लोन ले रहा है आसियान डेवलपमेंट से, और ऑलरेडी अगर बात की जाए आसियान तो 7 बिलियन जो है वो पाकिस्तान ने जो है पे करने हैं किसको, आसियान डेवलपमेंट बैंक को। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 700 मिलियन जो हमें मिल रहा है यहाँ पर 30 मिलियन वो एनर्जी सेक्टर के ऊपर और स्टेट और इंटरप्राइजेस के ऊपर लगाने की बात की जा रही है। लेकिन उनमें से सबसे बड़ी स्टेट और इंटरप्राइजेस स्टील मिल के बाद अगर देखा जाए पीआईए भी फर्स्ट पे अगर देख ले तो क्या हुआ कि उसको भी क्या किया गया, प्राइवेटाइज कर दिया गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट और इंटरप्राइजेस का बार बार जब भी सोल्यूशन देते हैं ना कि स्टेट और इंटरप्राइजेस को यहाँ पर जो देखना चाहिए उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, क्योंकि वही पाकिस्तान का एसेट्स हैं, उनको जो है यहाँ पर बूस्ट अप करने चाहिए ताकि इकोनॉमी यहाँ पर क्या करे, ग्रोथ करे, ठीक है। तो ये चीज हमें यहां पर नजर आती है। तो ये केस स्टडी आपका, ठीक है, जहां पे लोन और एड्स की बात आ जाए तो यहां पर आसियान डेवलपमेंट को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास इंपोर्टेंट आप वोकैब है, ये काफी जो है इंपोर्टेंट है, न्यू वर्ड्स भी हैं इसके अंदर, ठीक है, जो रिपीट भी होते हैं वो भी होते हैं, लेकिन डान के अंदर डेली बेसिस के ऊपर कुछ बार बार जो रिपीट हो रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रेंच्ड आपका वर्ड बार बार जो रिपीट हो रहा था हम ऐड नहीं करते, यहाँ पर जो बार बार रिपीट हो रहे थे उनको हम ऐड नहीं करते, ठीक है। अब जो नो स्टूडेंट्स आते हैं उनको, एस्पिरेंट्स आते हैं उनको लगता है सर ये मिस कर दिया है, लेकिन हम वो पहले ऑलरेडी जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके। अब इसमें से जो यहाँ पर रिपीट हो रहे होंगे मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, ठीक है। उस सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोमिस्क्यूटी। प्रोमिस्क्यूटी का मतलब होता है इनडिस्क्रिमिनेट मिक्सिंग और लैक ऑफ एक्सक्लूसिविटी, होता है क्या, बेकायदा वास्विदी या अंधाधुंध मेलजोल को बोला जाता है। इनडिस्क्रिमिनेशन एक तो होता है ना डिस्क्रिमिनेशन करना, है ना, लेकिन ये क्या है, इनडिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद लैक्सिटी, लैक्सिटी जो है इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपने नोट डाउन करना है, लैक्सिटी, ठीक है। अब बात करते हैं फैनिंग। फैनिंग का मतलब होता है यहां पर स्प्रेडिंग और इंटेंसिफाइंग स्पेशली इमोशंस या कॉन्फ्लिक्ट, भड़काना या और ज्यादा शिद्दत जो है वो इख्तियार कर देना या और ज्यादा शिद्दत को बढ़ा देना, ठीक है। तो यहां पर इनफ्लेम कर देना, स्टॉकिंग कर देना, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑसिलेटेड का मतलब होता है मूव्ड बैक और फोर्थ बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, जो एकदम झूलते रहना, अदल बदल यार मतलब होता रहना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फ्लैक्चुएटेड हमें नजर आता है। स्वे, स्वे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वर्ड स्वे। स्वे क्या होता है, यहाँ पर फ्लैक्चुएशन, उतार चढ़ाव भी हम कह सकते हैं, अदल बदल भी कह सकते हैं। हर्थ, हर्थ हमारा फायर प्लेस या सिंबल ऑफ होम को बोला जाता है, चूल्हा या ये तो इजी है, फायर साइड या होम। उसके बाद टिट फॉर टैट, ये आपका एक इडियम है। उसके बाद अगर बात की रिटेलिएटरी, अदले का बदला बोला जाता है इसको, ठीक है, बदले का बदला भी बोल सकते हैं, रिटेलिएशन या रिप्रेजल। उसके बाद हमारे पास वर्ड है रिकैलिब्रेट। रिकैलिब्रेट ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पर इसका जो नाउन बनता है रिकैलिब्रेशन। रिकैलिब्रेशन का मतलब होता है री एंगेजमेंट, या यहाँ पर दोबारा कह ले कि री अप्रोचमेंट को बोला जाता है, ठीक है। एडजस्टमेंट अगेन दोबारा तरतीब में आना, री अलाइन होना किसी के साथ, ठीक है। तो ये रिकैलिब्रेशन वर्ड, रीअप्रोचमेंट की जगह पे आप वेरिएशन लेकर आए, रिकैलिब्रेशन वर्ड लाजमी यूज करें राइटिंग स्किल के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे हैज। हैज का मतलब होता है अवॉइड कमिटमेंट एंड रिड्यूस रिस्क, ठीक है, मोहतात रहना, खतरा कम करना, सेफगार्ड या प्रेवरिकेट। प्रेवरिकेट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी जो है वो करना, ठीक है। फ्लैक्चुएशन उतार चढ़ाव को बोला जाता है, इरेगुलर चेंज होता रहता है, ठीक है, वेरिएशन है या इंस्टेबिलिटी है। रैंगलिंग, रैंगलिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, प्रोलॉन्ग्ड डिस्प्यूट, एक लंबे अरसे तक चलने वाले लड़ाई झगड़े को या डिस्प्यूट को, कॉन्फ्लिक्ट को बोला जाता है। तो यहाँ पर बिकरिंग हमारे पास नजर आएगा, और स्क्वेबलिंग। अब स्क्वेबलिंग जो है प्रीवियस ईयर्स में देखा जाए, स्क्वेबल, स्क्वेबल आपका सीएसएस में अगर प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो यहां पर जो स्क्वेबल वर्ड जो है वो पूछा जा चुका है सिनोनिम और एंटोनिम्स में, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे एमिटी। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली रिलेशंस, दोस्ताना ताल्लुकात, हार्मनी या गुडविल। उसके बाद है माउंटिंग, माउंटिंग इंक्रीजिंग या स्टेडली। उसके बाद है यहाँ पर राइजिंग, एस्केलेटिंग।
देखिए ये स्कैबलिंग आपको बोलते हैं ना सर, आपको कैसे, आप तो ये बोलते हैं प्रीवियस ईयर में, देखिए लास्ट हमने 20 इयर्स की जो वोकैब है उसको मैंने कवर किया था। तो देन ये जितने भी वर्ड्स हैं वो ऑलरेडी मेरे पास अपनी पूरी कह लें एक डिक्शनरी बनाई है, अपना पूरा जो है नोट पैड बनाया उसके अंदर, तो उसके अंदर मैंने ऐड किया। तो मुझे पता चल रहा होता है कि अब इतनी वोकैब को डेली बेसिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं तो पता चल रहा होता है कि ये कहां पे रिपीट हुई है, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगल आपको पता पीएमएस के अंदर इसका पूछा गया था, टेंडिंग टू मूव अवे, ठीक है, मरकज या डिस्प्रेसिव, उसके बाद डाइवर्जेंट, ओवरस्ट्रेच, ओवरस्ट्रेच का मतलब होता है एक्सटेंडेड बियॉन्ड कैपेसिटी, हद से ज्यादा फैलाव हो जाना, ठीक है, ओवर एक्सटेंडेड करना या स्ट्रेन हो जाना। एम्ब्रॉयल्ड, एम्ब्रॉयल्ड हम बात करते हैं ना, ग्रैपल मतलब जकड़ा जा चुका है, यहां पर आप एम्ब्रॉयल कर सकते हैं, उलझ चुका है, ठीक है। यहां पर डीपली इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट, उलझा हुआ होना, उसके बाद इंटेंजल्ड, इन्वॉल्व होना, ठीक है। टर्बुलेंस ऑलरेडी यू नो वेरी वेल, डिसऑर्डर या इंस्टेबिलिटी को बोला जाता है, अपहेवल या अनरेस्ट को बोला जाता है। इंटरल्यूड, इंटरल्यूड का मतलब होता है शॉर्ट इंटरवेनिंग पीरियड, ठीक है, वक्फा बोला जाता है, इंटरवेल या पॉज को बोला जाता है इंटरल्यूड, ठीक है, ये भी आपको पता है। अब बात करते हैं, हमारे पास रहेगा टॉपल। अब टॉपल जो है आपको पता है, यहां पर गवर्नमेंट को जैसे गिराना, टॉपल कर देना, ठीक है, ओवरथ्रोन कर देना, ठीक है, आउस्टेड या ओवरथ्रोन। इनकार्सरेटेड, इनकार्सरेटेड इंप्रिजन करना, कैद में डाल देना, जेल्ड या डिटेन कर देना। कम्युलेटिव, अब कम्युलेटिव दोबारा रिपीट हो रहा है, हम पहले भी इसको जो है डान के अंदर इसको जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर इंक्रीजिंग बाय सक्सेसिव एडिशन, मजमूई तौर पर या जमा होता हुआ, एग्रीगेट या एक्रूइंग। उसके बाद हमारे पास डायर, डायर का मतलब होता है एक्सट्रीमली सीरियसनेस। ये एक्रूइंग वर्ड जो है ऑलरेडी आपका सीएसएस के अंदर जो है सिनोनिम एंटोनिम पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रेवलेंस, प्रेवलेंस का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, प्रोफाउंड, परवेसिव वे में, ठीक है, वास्ट उसको बोला जा सकता है, ठीक है। कॉमननेस या परवेसिवनेस। स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है अंडर डेवलप्ड होना, ठीक है, नशुनमा से महरूम होना, डिप्राइव्ड होना, ठीक है, अंडर ग्रोन होना, डिवाफ्ड होना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर या स्ट्रेस को बोला जाता है, ठीक है, दबाव या तनाव को बोला जाता है, ठीक है, स्ट्रेस या प्रेशर बोल सकते हैं, ठीक है। डेस्परेशन, डेस्परेशन इंपॉर्टेंट है, डेस्परेट से निकला है डेस्परेशन, नाउन है ये हमारा, ठीक है, स्टेट ऑफ डेस्पेयर मतलब मायूस कौन हो जाना, ठीक है, डिस्पेयर या डिसपॉइंटमेंट कह सकते हैं, होपलेसनेस कह सकते हैं। एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब होता है नेचुरल कनेक्शन और लाइकिंग, ठीक है, कुर्बत होना, किनशिप होना या अट्रैक्शन होना। होता है क्या है कि ये आप वोकैब जो है अपनी जो न्यू वर्ड्स होते हैं, जो मैं बार बार कहता हूं कि कुछ सीएसएस के ऑलरेडी सिनोनिम में एंटोनिम रिपीट हुए हैं, उनमें से जो कह ले कि यहाँ पर जो और वर्ड्स न्यू होते हैं उनको लाजमी लर्न किया करें, ये नोटबुक के अंदर नोट करते जाएं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम कवर करने